भारत सरकार के मंत्री महोदय सम्माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सम्माननीय श्री तरुण वी, कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया, सम्माननीय श्री भूपेश चौधरी जी, स्पेशल कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, सम्माननीय श्री मिनहाज आलम, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सम्माननीय तरुण ओमलाल को चेयरमैन फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन काउंसिल, सम्माननीय श्री विवेक चंद्र, चेयरमैन फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन काउंसिल ऑफ एसोसिएशन, सम्माननीय सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, उनका जो खान पान और रहन सहन है उसके पहले कभी कोई ध्यान नहीं दिया है कि वो लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या कैसे रहन सहन है, कैसी हालत में जीते हैं, और उनका जो खान पान है उसके बारे में कुछ जो सम्माननीय जानकारी है वो भी उनको बाहर लाने की कोशिश जितना करना चाहिए इतना किया है। और जब हम जानते हैं और जब हम धीरे धीरे वो फूड हमारे सामने आ गया, पिज्जा और बर्गर और ये सब जब सामने आया, उनकी ज्यादातर हम तारीफ करते हैं। और हमारे पास जो ऐसा फूड है जिसमें लोह तत्व भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, सभी तरह का जो हमारे शरीर को चाहिए वो प्रोटीन हमें देता है। ऐसे धान के ऊपर हमारा ध्यान गया नहीं है या उनके प्रति हमने ज्यादा जागरूकता भी पैदा नहीं किया है, ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना है। आप सभी का तो ऐसा मानना नहीं होगा, लेकिन मैं वो कालखंड में धीरे धीरे पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। और जो धान हमारे लिए जो पैदा होता है वो धान ज्यादातर चावल या गेहूं, और उसके बारे में बहुत पानी की जरूरत है। उनके सामने जो मिलेट्स है वो कम पानी में तैयार हो जाता है। उनको कभी ऐसी दवाई डालना नहीं पड़ता है, ऐसा खाद नहीं डालना पड़ता है, कम पानी में तैयार हो जाता है। और न दवाई और न खाद के बगैर ये जो धान तैयार होता है, ऐसा बहुत सारा ध्यान जो है, जैसे मिलेट्स और चना, जैसे अभी बातचीत कर रहे थे, वैसे चना, घाटी, नागरी, भेदी, सामेल, ये बहुत सारा जो प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारा लोह तत्व समाया है, उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। और अभी जब उनकी चर्चा होती है तो हमें पता चलता है ये हमारे सामने कितना इम्पोर्टेंट धान था, कितना अच्छा धान था। उसके बारे में हम लोगों के बीच में ले जाने के लिए इतना ज्यादा प्रयास नहीं किया है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारी मिनिस्ट्री को और ओसीएम को भी आभार प्रकट करता हूँ कि ये बात लोगों के सामने ला के ऐसा एक सेमिनार करके लोगों के प्रति और ये मिनिस्ट्री के प्रति एक जागरूकता का प्रयास किया है। 80% हिस्सा है। भारत फल फूल और उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वो दूसरे नंबर पे है। तो उसको ध्यान में रखते हुए
हम देखते हैं हमारे देश के जो 5 साल से कम उम्र के लगभग 38% बच्चे अविकसित तथा 35% बच्चे कम वजन के होते हैं। भारत दुनिया की 1/3 कुपोषित युवाओं का देश कहा जाता है। विश्व आर्थिक मंच में बोलते हुए 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा को बताया है। भारत ने पिछले 45 वर्षों में कुपोषित पोषण को कम करने के लिए विभिन्न पोषण कार्यक्रम लागू किया है। भारत ने एकीकृत बाल विकास सेवा और ICDS के निर्माण के साथ साथ मध्याह्न भोजन योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए माध्यम से देश की पोषण स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने ICDS के तहत पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित कई अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी पहल शुरू की है। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय बाजरा की ब्रांडिंग के लिए एक नीतिगत प्रोत्साहन का प्रस्ताव भी रखा है। जो अनाज या नाश्ते में बिस्कुट और स्वास्थ्य स्नैक सेगमेंट में प्रमुख तत्व है। मिलेट्स विटामिन, खनिज और आहार का फाइबर का एक संपूर्ण स्रोत है। फूड ऑफ इंडिया ने मैंने बोला है कि इसको बदलिए। फ्यूचर की बात आएगी तो देश के सामने नहीं, दुनिया के लिए ये सुपर फूड होगा। हमारा तो सुपर फूड था। मैं मंत्रालय की तरफ से लेबर के साथी रवि प्राइवेट के चेयरमैन 6 बार लोकसभा के सांसद रहे, मुझसे उम्र में भी बड़े। मैं इस कार्यक्रम में आप पहले से स्वागत करता हूँ। हमारे ग्रामसिंह जी राठवा, श्री विवेक चंद्रा जी चेयरमैन फूड प्रोसेसिंग एंड रेगुलेटरी काउंसिल एसोसिएट, तरुण दत्ती, भूपेश चौधरी जी, नाज आलम जी, अरुण लाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। कुछ वर्ष पहले जब ये दुनिया ने फैसला नहीं किया था कि वर्ष मोटे अनाज का वर्ष होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक कृषि और फूड प्रोसेसिंग और सिविल सप्लाई के कार्यक्रम में अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत को पौष्टिक आहार और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मुझे कई बार लगता है कि हमको देश का ऐसा नेतृत्व प्राप्त है जो घटने के बहुत पहले से भाग लेता है और चेताने की और जगाने की कोशिश करता है। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं वो आंकड़े हमारी गति को इंगित भी करते हैं और साफ संकेत देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोगों को मैं पूछ रहा था कि कौन लोग हैं, और मैं मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते जब मैं ये कहता था कि अगला वर्ष मोटे अनाज का वर्ष दुनिया के सामने होगा, हम एक बड़े उत्पादक देश हैं जिसमें दुनिया के मोटे अनाज की हिस्सेदारी कहते लगभग 40% तक हुई है। मैं इस आंकड़े पर इसलिए अंदाज के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं सहमत होते हुए खुद दिखता नहीं, तो इसलिए मैं पहली बात ये कहता हूँ, क्या हमारा उत्पादन दुनिया के मोटे अनाज में हमारी भागीदारी अगर 40% है तो मुझे लगता है कि भारत के लिए आने वाला समय एक स्वर्णिम समय है। लेकिन उसका जो दूसरा चरण है
यदि हम प्रोसेसिंग के बारे में बात करें कि मोटे अनाज की प्रोसेसिंग करने वाले क्षेत्र, ये जो सप्लाई चेन पूरी करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, जरा ईमानदारी से पलट कर देखिए और तय करिए क्या ये सच्चाई है कि हम दुनिया की मांग को पूरा कर सकते हैं। मैंने जब सूची बनवाई तो जो आंकड़ा मुझसे प्राप्त है, करेक्ट कर सकते हैं आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तक उदाहरण कर सकते हैं, तो जरूर लेकर जाइए। मुझे कुल 99 इंडस्ट्रीज की सूची मिली और इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी बहुत बड़ी कैपेसिटी नहीं था। और इसलिए अगर हमारे पास का रॉ मटेरियल है तो फूड प्रोसेसिंग के बाद इसके क्षेत्र में अगर हम प्रोसेस कर नहीं किया तो हम दुनिया की डिमांड को पूरा करने में कितने हिस्सेदारी करेंगे। तीसरी बात होती है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि दुनिया में यहाँ से खरीद कर सप्लाई करते हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ कि जरा एक बार तय तो करिए कि आप जितना भारत की धरती पर उत्पादित होता है, क्योंकि आपने कोई क्वालिटी पैरामीटर्स बनाए होंगे, जो भी मार्केटिंग के आपके प्लेटफॉर्म्स होंगे, वहां से जितनी आप खरीदी करते हैं वो उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तब कहीं जाकर हम एक सटीक टारगेट पर होंगे। शायद हम अगले साल जो लक्ष्य तय करें उसे प्राप्त कर ले तो बेहतर होगा, तब कहीं जाकर आगे हम बढ़ाने की बात करेंगे। ये सब कुछ चुटकी बजाने से नहीं हो सकता। लेकिन पिछले बजट में प्रधानमंत्री ने कहा था तो अनुमान था, तो मैं अनुमान इसलिए कह रहा हूँ कि 24 लाख अगर लघु उद्यमी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो उन्हें कहा कि कम से कम 2 लाख वो समूह होंगे, कोई व्यक्ति होगा, कोई छोटी इंडस्ट्री होगी, उनमें से कम 2 लाख लोगों को तो छांटिए जिनको 10,000 करोड़ देकर हम उनको अपग्रेड कर सके। आप 24 लाख के आंकड़े को कागज में कहते रहिए, लेकिन परिणाम क्या निकलने वाला है उससे। और इसलिए जो चीजें दुनिया में बिकनी और इसलिए जब कभी हमने BIS स्कीम इस वर्ष से लागू हुई उसमें भी हम 10,000 करोड़ खर्च करने और देश के उन उद्योगपतियों को जो रेडी टू ईट के मामले में दुनिया में अपनी पहचान बनाने का वादा रखते हैं उनको सरकार मदद करेगी। दूसरी कैटेगरी है कि अगर वो इनोवेटिव और डेरिवेटिव के क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको मदद मिलेगी। मार्केटिंग और ब्रांडिंग को 50% की मदद मिलेगी, क्योंकि दुनिया में हमारा खान पान पसंद किया जाता है, लेकिन उस सबके बावजूद भी कोई भी भारतीय कंपनी अभी तक दुनिया में अपना नाम नहीं बना सकी, बिस्किट को छोड़कर। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और अवसर भी है कि हम इस अवसर का लाभ कैसे उठाएंगे। लेकिन अगर कोई करने वाला होगा तभी तो उसको लाभ मिलेगा। भारत सरकार आपके मार्केटिंग ब्रांडिंग में, आपके अगर कोई आप इनोवेटिव या R&D सेक्टर में कोई बेहतरीन आप प्रोडक्ट पैदा करते हैं तो उसमें आपको मदद करने के लिए तैयार है। ये एक दुनिया की डिमांड है। अगर वो मोटे अनाज की तरफ है तो फिर आपको और पीछे जाना पड़ेगा। जो मैंने आपको आंकड़ा बताया वो सिर्फ 99 है। आप एक तरफ 2 लाख इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जरूरत नहीं होगी कि आप उनको अपग्रेड करके दुनिया के कंपटीशन में खड़ा करना है। उससे ऊपर BIS स्कीम है जिसमें बड़े उद्योगपतियों को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ले जाकर भारतीय कंपनी के तौर पर पहचान दिलानी और सरकार उसको मदद करेगी। मुझे लगता है कि इस विभाग में से बेहतर कोई दूसरी मिनिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें तो कुछ करना नहीं है। हमें जो करने वाला, उत्पादन करने वाला किसान हो, कोई सोसाइटी हो, FPO हो, हमारा कोई ग्रुप हो, इंडस्ट्री हो, उद्योगपति हो, हमारे सामने कोई बैरियर नहीं। हमें तो सिर्फ उसको मदद करनी है जो सेक्टर में काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसलिए ग्रोथ के इस स्पीड को हमें देखना होगा। हरित क्रांति के बाद हमारे उत्पादन को बहुत बड़ा झटका लगा है मोटे अनाज। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ तो मैं टिप्स पर जानता हूँ जिन चीजों को मैंने खाया या मैंने देखा, और उसमें बड़े सिंपल तरीके से ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, आदिवासियों के क्षेत्र में कोदो है, कुटकी है, समा है, और आपके जो एक बंगाल में होता है हमारे यहाँ जवा बोलते हैं, वहाँ पे जो बोलते हैं उसका बाकी कोई लोग वायु में उपयोग करते हैं, कोई लोग हवन में उपयोग करते हैं, लोग खाने में उपयोग करते हैं। रागी है, और रागी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण तक सारे राज्यों में होती है। उनके नाम अलग हो सकते हैं। गुजरात तो उसका बड़ा सेंटर है,
लेकिन इस सब के बावजूद भी जब हम आंकड़े उठाकर देते हैं तो वो जो आंकड़े हैं बाजरा के मामले में तो हमने निश्चित रूप से बढ़त हासिल की है, लेकिन जो आंकड़ा मैं देख रहा था वो आपकी जानकारी में हो तो शायद डिस्कशन को जैसा ठीक ढंग से करें। अगर हम 2015 और 16 की बात करते हैं तो मोटे अनाज का जो उत्पादन था 14.52 बिलियन टन, 2021 में बढ़कर वो 17.96 टन मीटर टन, लेकिन बाजरा में हमने इसको उछाल दिए। मुझे लगता है ये आंकड़ा इसलिए बढ़ा है, इसलिए बाकी सेक्टर्स को इसमें कंपेयर करने के लिए हमें इस वजह से आंकड़े को देखना होगा। जब मैं बाजरा का देखता हूँ तो 8.07 मिलियन टन से बढ़कर 10.86 मिलियन टन, तो जो ग्रोथ मुझे लगती है वो सिर्फ बाजरा में लगती है। लेकिन दुनिया की डिमांड सिर्फ बाजरा नहीं है। अगर दुनिया की डिमांड रागी है तो हमें रागी के सेक्टर पर फोकस करना होगा कि उत्पादन उसका उतना हम कर पाएंगे कि नहीं, उसको उतना प्रोसेस कर पाएंगे कि नहीं, उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री हमारे पास है या नहीं, फिर उसके बाद मार्केटिंग के लिए हमारे पास सप्लाई चेन है या नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा है कि सप्लाई चेन हमारी सबसे मजबूत होनी चाहिए, और कोरोना के समय उनके दूरदर्शी प्रयासों का परिणाम था कि वो सप्लाई चेन को सक्सेसफुली पूरा कर पाए। और इसलिए हमारी मिनिस्ट्री ने 2 चीजों और बड़े परिवर्तन किए। पहले हम सिर्फ टॉप स्कीम पर रहते थे और इसलिए मैं उसमें आलू, टमाटर और प्याज ही होता था, लेकिन हमने उसको टोटल करके फलों का, सब्जियों का, समुद्री उत्पादों को बढ़ा दिया। लेकिन आज जो रिलेवेंट बात वो है कि पीएलएल स्कीम में जो चीजें बची हैं, क्योंकि अगले वर्ष हमको अपनी उस चुनौती का सामना करना है और उसमें अपने अवसर को छोड़ना नहीं, इसलिए पीएलएल स्कीम में जो बचा हुआ धन है लगभग शायद 800 करोड़ का, बिना जाने उसका सही आंकड़ा आपको देंगे तो डिस्कशन में ज्यादा बेहतर होगा। हम चाहते हैं कि मिलेट्स की इंडस्ट्री को इसी पैरामीटर्स के आधार पर इस पैसे को देके अगले वर्ष की जो डिमांड है उसको मीट आउट करने के लिए हम या उसको उस लक्ष्य को पाने के लिए हम काम करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तब मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस की सफलता हमारे लिए ठीक होगी, और मैं मानता हूँ कि 2023 दुनिया के सामने जो चुनौती बनकर आया है वो चुनौती से कम हम तो परिचित है। जो बात रामचंद्र जी कहना चाहते थे शायद सब कुछ नहीं कर पाए, वो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, और मुझे लगता है कि जिन रिपोर्ट्स को हम पढ़ते हैं उससे अच्छा है कि आप किसी उत्पादक को देखिए और किसी उसके पूरी तरह से खान पान के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति के जीवन को देखिए। मैं नर्मदा का प्रतिमावासी हूँ, मध्य प्रदेश में जरा भिलौरी, वहां पर बैगा आदिवासी रहते हैं, उनके बाल कभी सफेद नहीं और वो कभी भी ग्रेड्स के अलावा दूसरी चीज का उपयोग नहीं करते, और उनमें इस प्रकार की जबकि वो विलुप्त प्राय प्रजाति की मानी जाती है, और इसलिए आदिवासी के जीवन में ग्रेड्स के अलावा कुछ था नहीं। हमने अपनी जीवन पद्धति को जिस ढंग से बनाया, बिगाड़ना शब्द मुझे लगता है कि कांग्रेस में ठीक नहीं होता, लेकिन ये सच है कि हमने कुछ चीजों को जिस तरीके से लिया उसको जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए, और हमें किसी और को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सुपर फूड था, ये हमारा सुपर फूड है, और ये सुपर फूड बनेगा, दुनिया इसको स्वीकार करने के लिए तत्पर है। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें, खान पान की बात करें, उसके तरीके की बात करें, उसकी बाकी क्या क्या चीजें उसमें होती है जो आज मानव शरीर को नुकसान करता है, वो सारी चीजें में नहीं। जैसे ग्लूटेन कहेंगे तो 0% मिलेगा, बाकी जो चीजें शरीर को स्वास्थ्य के लिए नुकसान देंगी वो इसमें नहीं है जो हम उत्पादन करते हैं। लेकिन उस खान पान को हमने छोड़ा, किसी और ने हमको नहीं कहा, और इसके लिए एक कहानी मुझे याद आती है जो मुझे लगता है कि मुझे कहनी चाहिए। एक बार दक्षिण अफ्रीका में एक पहाड़ी पर एक गांव बसता था, वहां सारे लोग अंधे थे, मुझे सत्य रखना भी। तो बाद में कोई बच्चा पैदा होता था, उसकी आंखें होती थी लेकिन बाद में बोलने हो जाता था। कहते वहां एक मक्खी थी जो काटती थी, उसके कारण से ये परिस्थिति बनती थी। तो लोगों को पता चला तो लोग वहां पर गए और जाकर उनको कहा कि भाई यहाँ से आप विस्थापित होकर ठीक हो रही, क्योंकि ये तो यहाँ का रोग नहीं है, उसी मक्खी के कारण ये परेशानी पैदा हुई है। लेकिन जिनने
पीढ़ियों से आंखों को प्रकाश देखा ही नहीं था, उनको बहुत प्रकाश की अहमियत अदा करनी थी, उनको कन्विंस करने में ही बरसों लगे, लेकिन वो बाद में माने। तो बाद वो परिस्थिति से बाहर आ गई पीढ़ी, उसकी जो बात की पीढ़ी थी। शायद ऐसे कुछ हमारे साथ हुआ है। हमारे पास में जिस सुपर फूड हम लेते थे, वो कोई आधुनिकता की मक्खी जिसमें राम सिंह जी कह रहे थे अपना पिज्जा बर्गर या बाकी चीजों को विस्तार किया, ये हम हमारे यहाँ बहुत पुराना नहीं है। दालें बाकी चीजें हमारे खान पान में थी। अगर किसी हिस्ट्री को देखेंगे तो हम किसी अन्य परंपरा को कोड ही नहीं करते, और हम ये बता पाएंगे कि हमारे मनुष्यों के द्वारा जो तय खान पान था वो मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च था। आज हम एक तरफ से जो आंकड़े देख रहे हैं, जो राम सिंह जी ने बताए, आप 50 साल की उम्र से ज्यादा के स्वस्थ व्यक्ति के बारे में अगर आपको मिलता है कि इसमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, तो आप थोड़े विस्मय के साथ देखते हैं कि भारत की हालत है। लेकिन इसके पहले नहीं था, और इसलिए मुझे लगता है कि हम कभी खान पान के मामले में, कम से कम भारतीय खान पान के मामले में हम कह सकते हैं कि हमारा खान पान ज्यादा शुद्ध था। हमारा खान पान मनुष्य के लिए और अन्य जीवों के लिए, इवन पशुओं के लिए, हमारे खान पान में वह चीजें उपलब्ध थी जो उनके द्वारा हमें मिलती थी। अगर दूध हमें मिलता था तो वो हमें ताकत देता था, हमको रोग नहीं देता था। लेकिन आज ऐसा नहीं। जब मैं मनुष्य के अलावा खान पान की बात करता हूँ पशुओं के, तो जो दूध आपको आज मिलता है तो आप भी 10 बार सोचते हैं कि मुझे दूध कहाँ से लेना चाहिए। तो मुझे लगता है लेकिन वो स्वास्थ्य से और खान पान से जुड़ी महत्वपूर्ण एक हमारी जरूरत है। और इसलिए इस अवसर पर मैं आपसे कहूँगा कि हमारे सामने जो लक्ष्य होना चाहिए वो अगले वर्ष दुनिया में जो डिमांड है, जो मांग है, उसकी पूर्ति का सामर्थ्य हमें है या नहीं। वो उत्पादन के साथ जुड़ेगा, वो प्रोसेसिंग के साथ जुड़ेगा, वो सप्लाई चेन अगर हम निर्यात करने की सामर्थ्य में नहीं होगी तभी हम नहीं कर सकते। फिर मार्केट में जरूरत डिमांड कहाँ पर है, किन चीजों की है, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ हमारा कोई टाई अप है क्या, मंत्रालय का, इंडस्ट्री का, तो वो होगा। निर्यात करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि जब हम जैविक की बात करते हैं अन्य क्षेत्रों में, तो लौटा अनाज जहां पर भी होता है, अगर आप हाइब्रिड की बात ना करें तो उसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, वो जैविक ही होगा। ये बात आप मानकर चलिए, क्योंकि वो हल्की जमीन में होता है, कम पानी में होता है। हम पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, दुनिया को और बेहतर बनाने की दृष्टि से देखें, सभी मामलों में ये सुपर फूड है। तो सुपर फूड की अहमियत को हमें समझना होगा। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का नाम सबने सुना है। उन्होंने कहा कि जाओ देवी के पास जाकर अपनी बात कहो जो तुम्हें चाहिए। वे एक बार गए, डॉक्टर वापस आ गए। उन्होंने कहा इधर छोटी मोटी चीज क्या मांगना है। दूसरी बार गए, वापस आ गए, तीसरी बार गए, कभी वो वापस आ गए। उन्होंने फिर बुजुर्गों को कहा कि मैं क्या मांगू। तो जो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद मेरी बात को भी पुष्ट करता है, हमारे बच्चों की बात को भी पुष्ट करता है। उन्होंने कहा जाओ दुनिया में जाना, तुमको कभी मोटे अनाज और मोटे कपड़े की कमी नहीं पड़ेगी। वो अनाज भी कह सकते थे, लेकिन किसी साधु का भोजन या तो फलाहार होगा या मोटा अनाज होगा। हमारी किसी भी परंपरा में कह रहा हूँ, उस परंपरा में मोटे अनाज का हिस्सेदारी ही रही है। ये सच है कि किसी नूतनता की चाह में, मेरे एक मित्र ने मुझे पत्र में लिखा था, वो दुनिया में नहीं है, उसकी आखिरी पंक्ति थी कि दुनिया सदैव पुकार मचाएगी नूतनता नूतनता नूतनता। हम नएपन से इतने प्रभावित होते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये जिसको हम खराब मानते हैं ये उससे भी सबसे बेहतर है। लेकिन तब तक समय गुजर जाता है। लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, हमारे ऋषि परंपरा हो या कृषि की परंपरा हो, दोनों में कोई भेद नहीं रहा। दोनों का साम्य इतना था कि कृषि परंपरा और ऋषि परंपरा के बीच में कोई गैप नहीं था। अब दुर्भाग्य से जो कृषि परंपरा आज हमने स्वीकार की है, उसमें वैज्ञानिकता के साथ हमने खाद और औषधियों को मिलाकर ऋषि परंपरा को तो खत्म ही कर दिया।
क्योंकि जो प्रकृति को नुकसान करे वो ऋषि परंपरा नहीं हो सकती। हमारी ऋषि और कृषि परंपरा में कहीं पर भी ये संकट नहीं है, लेकिन बदलते दुनिया के परिवेश में अगर दुनिया मानती है तो वो मोटे अनाज को स्वीकार कर रही है। तो एक बेहतरीन अवसर हमारे पास में है कि हम उसमें हिस्सेदारी करें, भारत की उपस्थिति को दर्ज कराएं, दुनिया की मांग की पूर्ति के अगर हम कार्य करते हैं तो ये बेहतरीन अवसर होगा इस चुनौती में अपना स्थान बनाने के लिए, हमारी परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए। देर से आएंगे लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को बेहतर भी कर पाएंगे। हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दिशा देंगे तो दुनिया को भी दिशा देंगे। इस शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। Fulfill the nutritional needs of our country as well. We would like to thank the Honourable Minister for taking the time out and coming here today and sharing with us his views and his thoughts on the way forward to make millets more popular in our country. We thank you, sir, for your presence here, and we are very grateful that you could take the time to come here. नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनने। जरूर। The Honourable Minister can pass without any impediment. Please, all of you, please take your seats. क्या बनाते हो? अच्छा। कहाँ से कहाँ तक? आप अभी जा रहे थे? मैं बिल्कुल। अच्छा। मैं सर जुड़वा पे काम कर रहा हूँ पिछले 15-20 साल से। राज्यों की जानकारी उन्होंने दी नहीं, किन किन राज्यों के लोग हैं। पैरामीटर्स कहाँ से लिए? ये ऑनलाइन अपना रिसर्च करके हमने यहाँ पे डाला है। हमने यहाँ पे सारा बूथ भी लगाया है, सारे प्रोडक्ट। ये कहाँ से लिए? मैंने कहा, मैंने इसकी तारीफ की है लेकिन मुझे सोर्स पता करना। पर सोर्स तो एक बार कंफर्म करना को दीजिए। ये चीजें चाहिए दुनिया में। और इंटरनेशनल किसी वेब से ये करा के जी सर जी, बहुत धन्यवाद। आप इस कंक्लूड में आए। ये अच्छी बात है कि सुपर फूड की बात हो रही है। हमारा एरिया तो पहले से सुपर फूड है और मंत्री जी ने भी इस बात पे जोर दिया कि हमें जो है फ्यूचर जो शब्द है फॉर इंडिया के लिए, वो वर्ल्ड के लिए हमें बोलना है। आप अच्छा है, एक अच्छा कंसेप्ट लाए हैं। तो ये कहाँ तक, क्या हमें इस मुहिम को बहुत पहले से दुनिया के सामने लाना चाहिए था, जागरूक होना चाहिए? इतना लेट क्यों है हम सब? जब हम हिंदुस्तान 75वीं वर्षगांठ हो गया है तो कितने 75 साल हम पीछे, तो किस तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे और क्या विज़न है आपका? आपने जो बोला है, मैं एक चीज़ करेक्ट करूँगा। ऐसा नहीं कि हम 75 साल पीछे। ये मिलेट्स जो सुपर फूड्स हैं, हम अपनी डाइट में हमारे दादा इनसे खाना बनाते आए हैं आज से 100 साल पहले भी। और कहीं जब वीट और राइस का मास स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो ये क्रॉप्स पे किसी ने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, इनको साइडलाइन कर दिया गया। सो हमारे ब्रांड का आइडिया है कि टू ब्रिंग ये मिलेट्स और सुपर फूड बैक इनटू आवर डाइट्स। हमारे जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं पोर्टफोलियो आर बेस्ड ऑन दिस। ऑल्सो हमारे किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का जंक इंग्रेडिएंट नहीं होता, जैसे कुछ रिफाइंड चीज़ नहीं होती, आर्टिफिशियल कलर। ये बच्चों के लिए आप बना रहे हैं? सो ये बच्चों के लिए है, बट जो हमारे बड़े लोग भी, पैनकेक, डोसा, ये तो सब बड़े लोग भी खा सकते हैं। दिल्ली में आहार मेला लगा हुआ था तो उसमें आप आए थे? आहार में हम नहीं थे, बट हम काफ़ी सारे बाकी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे। तो ये मतलब आपके माइंड में कब से कंसेप्ट आया कि इस तरह से जो है इस मार्केट में उतरा जाए और अच्छी चीज़ बच्चों या बड़ों के लिए प्रोवाइड की जाए? सो ये कॉन्सेप्ट नहीं था और शॉर्ट में 5 साल पहले। सो हम अपने ब्रांड को, वो 2 मदर्स हैं जिन्होंने ये ब्रांड स्टार्ट किया था, क्योंकि उन्हें इनफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखे थे, इनफ अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं दिखे थे जब वो स्टोर पे जाते थे, इसलिए उन्होंने ये ब्रांड का। मंत्री जी ने कुछ आंकड़ों की बात कही है, आपने मंत्री जी से भी बात भी किया कि आप कहाँ से इस तरह का कंसेप्ट लाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मंत्री जी की कुछ बातें तो जो आंकड़ों पे आधारित बात करते हैं वो सही है? बिल्कुल, इंडस्ट्री से तो वो सारे फैक्ट्स पे बात करते हैं। मंत्रालय से आपको कुछ आई थिंक वो लोग अब धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आ रहा है एंड हमारा चाहते हैं आप गवर्नमेंट से भी कुछ मिले?
गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है। फूड जैसे- इंडस्ट्री जैसे- लगाने में तो वैसे भी गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल, अभी एक PLI स्कीम आया है मिलेट्स पे, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एब्सोल्यूट पॉइंट। तो सब्सिडी भी है उसमें बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में, तो अच्छी बात है। राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इस तरह की प्रोडक्ट लाने की आपने कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।